Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about supply. What is the meaning of supply? Hello, hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about supply. सप्लाई बेटे हमारे जीएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सप्लाई। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about supply. What is the meaning of supply? सप्लाई का क्या मीनिंग है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सप्लाई का जीएसटी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सप्लाई इज वेरी इम्पोर्टेंट टर्म। इसे सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सप्लाई जीएसटी में क्यों इम्पोर्टेंट है? सप्लाई जीएसटी में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। सर, टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होती है बेटे जो कि डिटरमाइन करती है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्स लेवी किया जाएगा। टैक्सेबल इवेंट इज द इवेंट विच डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेविड। जैसे इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, इनकम टैक्स कब लिया जाता है? जब आपने इनकम रिसीव किया हो और ड्यू हो गया हो। दोनों में जो भी अर्लियर है इनकम टैक्स लेवी होगा, रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। उसी तरह जीएसटी में जीएसटी कब लेवी होगा? जीएसटी लेवी होगा जब आप सप्लाई करते हैं किसी गुड्स या सर्विसेज का, या गुड्स या सर्विसेज दोनों का सप्लाई करते हैं, देन जीएसटी वुड बी लेविड। अगर आपने सप्लाई नहीं किया है तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। अगर आप सप्लाई करते हैं तभी जीएसटी होगा, अदरवाइज नो जीएसटी। जीएसटी क्या है बेटे? जीएसटी को आर्टिकल 366(12)(a) में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। जीएसटी को हमारे संविधान के आर्टिकल 366(12)(a) में डिफाइन किया गया है। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी क्या है? टैक्स है। टैक्स कौन किस पे है? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बोथ का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों दे सकते हैं। जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दिया, इसमें क्या होते हैं? आप मटेरियल भी देते हो प्लस लेबर भी देते हो, दैट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन अल्कोहलिक लीकर।
जीएसटी को आर्टिकल 366(12) में डिफाइन किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी एक टैक्स है जो कि लेवी कब होगा, सप्लाई करने पर लेवी होगा। सप्लाई क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। अगर सप्लाई किए हो तभी आपको जीएसटी देना है, अगर सप्लाई नहीं किया तो जीएसटी नहीं देना है। टैक्सेबल इवेंट क्या है बेटे, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसके अराइज होने पर ही टैक्स लेवी किया जा सकता है। इनकम टैक्स में जैसे आपने इनकम रिसीव किया हो या इनकम ड्यू हो गया हो, अभी नहीं मिला हो, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा, इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली जीएसटी में आपने अगर सप्लाई किया है तभी आपको जीएसटी देना है, अदरवाइज नो जीएसटी। तो जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी टैक्स हो गया, किस पे हो गया, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 366(12)(a). क्लियर है, आगे बढ़े। अब सर ये सप्लाई क्या है, सप्लाई के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सप्लाई बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएसटी के लिए, इसे हमें बहुत ध्यान से बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई पर ही पूरा जीएसटी का खेल टिका हुआ है। सो जीएसटी में हमें सप्लाई को बड़े ध्यान से बारीकी में समझना पड़ेगा। तो सप्लाई क्या है बेटे, जीएसटी में तो सप्लाई आ गया, ठीक है, ये टैक्सेबल इवेंट है। पुराने टैक्स लॉ में जब आप मैन्युफैक्चर करते थे, किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर करते थे या फिर उस मैन्युफैक्चर करके सेल करते थे, तो आपको मैन्युफैक्चर करने पर क्या देना पड़ता था, एक्साइज। फिर जब उसका सेल करते थे तो उस पर आपको वैट या सेल टैक्स देना पड़ता था। क्लियर है। जीएसटी के आने के पहले भी कुछ लॉ था बेटा, जिसको कि हम एक्साइज और वैट के नाम से जानते थे। वैट तो अभी भी है, एक्साइज अभी भी है, कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी है, जीएसटी के आने के बाद भी एग्जिस्ट है। तो जीएसटी के आने से पहले तो एक्साइज होता था और वैट होता था। एक्साइज कब लगता था, जब हम किसी आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करते थे, और वैट लगता था जब हम किसी आर्टिकल को सेल करते थे। और एक और टैक्स होता था बेटे, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कब लगता था, जब हम सर्विस प्रोवाइड करते थे। जब सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सर्विस टैक्स देना पड़ता था। तो एक ही काम के लिए अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। कुछ केसेस में तो दो दो टैक्स देना पड़ता था। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। कोई सामान बेचे तो पहले आपने बनाया होगा, बनाने पे मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज देना पड़ता था, और फिर बना के जब आपने बेचा तो उस पर वैट देना पड़ता था। तो जीएसटी में ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे, इनको हटा के ये जो पुराने टैक्सेबल इवेंट थे, मैन्युफैक्चर, सेल, सर्विस प्रोवाइड करना, इनको हटा के एक नया नाम दे दिया गया, सप्लाई। तो सप्लाई इज नथिंग बट इट इज़ द नेम ऑफ, कंबाइंड नेम ऑफ ओल्ड टैक्सेबल इवेंट। ओल्ड टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना या सर्विस प्रोवाइड करना, इन सभी को कंबाइंड नाम सप्लाई दे दिया गया है। तो सप्लाई इज नथिंग
but it is combination of old manufacturing event, मैन्युफैक्चर, सेल, सर्विस एट्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चल सकते हैं? जी सर। तो जीएसटी जो है वो टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहाँ तक क्लियर है? तो जीएसटी लगने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बेटे? पहला तो हो गया कि वो सप्लाई होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज और बहुत। और सप्लाई किसके द्वारा होना चाहिए? सप्लाई जो होना चाहिए वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए। और चौथा जो है वो सप्लाई होना चाहिए यहाँ तक क्लियर है? चल सकते हैं आगे? जी सर। जीएसटी जो है वो टैक्स है ऑन सप्लाई। जीएसटी को लगाने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट होना चाहिए? व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट टू लेवी द टैक्स जीएसटी? तो जीएसटी के लिए सबसे बेसिक एलिमेंट है कि सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई किसका? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ, दूसरा बेसिक एलिमेंट हो गया। किसके द्वारा? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होना चाहिए। और जो सप्लाई किस चीज़ का हो? टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। सर ये टैक्सेबल पर्सन क्या है? टैक्सेबल पर्सन बेटा उसे कहते हैं, टैक्सेबल पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड के लिए लाइबल है। अब जीएसटी में कौन कौन से बेटे रजिस्टर्ड होते हैं? जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मान लो दिल्ली से यूपी में सप्लाई करना हो तो इस केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 लेना पड़ता है। तो टैक्सेबल पर्सन कौन हो गया बेटे? जो कि रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख ही है और आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो कुछ स्टेट में 40 लाख तक आपको टैक्स पे, सप्लाई पे, टर्नओवर पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉलेंट्री है, आप मर्जी है तो ले सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में 40 लाख तक का सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कुछ स्टेट में 20 लाख तक और कुछ स्टेट में 10 लाख तक, ये गुड्स के केस में बेटे। और सर्विसेज के केस में ये लिमिट 20 लाख और 10 लाख की है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो 4 स्टेट हैं उनके लिए 10 लाख है और बाकी अदर स्टेट के लिए ये 20 लाख है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जीएसटी को टैक्स करने के लिए बेसिक एलिमेंट जो हो गए, 4 बेसिक एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट हो गया क्या? जीएसटी
टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन क्या है? जो कि रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, अगर आपने उससे माल का सप्लाई लिया है तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। ऐसा पर्सन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। जैसे अगर उसकी टर्नओवर दिल्ली में 40 लाख तक ही है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। उसकी इच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ना कराए तो ऐसा पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। इट इज़ ए गुड्स टैक्स प्लानिंग बेटे। आप ऐसे व्यक्ति से माल खरीदें तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट जो है सप्लाई होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट जो हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए। चौथा कंपोनेंट हो गया टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। अब टैक्सेबल सप्लाई क्या बला है सर? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है बेटा जिसपे कि जीएसटी लेवी होता हो। जीएसटी सभी आर्टिकल पे लेवी होता है, सभी गुड्स और सर्विसेज पे लेवी होता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रो प्रोडक्ट जो है बेटे उस पर जीएसटी लेवी नहीं होता है। 5 पेट्रो प्रोडक्ट है जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्रूड पेट्रोल और गैस। इन पे अभी जीएसटी लेवी नहीं होता है। अल्कोहलिक लीकर पर तो परमानेंट जीएसटी लेवी नहीं होता बेटे। और 5 पेट्रोल प्रोडक्ट को फॉर द टाइम बिंग इसे जीएसटी के नेट से बाहर रखा गया है। तो इन दो सप्लाई को छोड़कर बाकी किसी कोई भी सप्लाई करते हैं तो वो टैक्सेबल सप्लाई होता है। और सप्लाई का मीनिंग क्या है उसे हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। और सप्लाई जो होगा वो गुड्स और सर्विसेज का होगा। गुड्स को सेक्शन 252 में डिफाइन किया गया है और सर्विसेज को सेक्शन 2102 में डिफाइन किया गया है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीएसटी सप्लाई पे लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स होना है चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए या बोथ। अब गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है बेटे वो एचएसएन कोड के हिसाब से किया गया। एचएसएन कोड क्या है सर? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एचएसएन क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और सर्विसेज को सर्विस अकाउंटिंग कोड, एसएससी कोड के द्वारा क्लासीफाई किया गया। जैसे बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल में आप सप्लाई कर सकते हैं और हर एक आर्टिकल को, हर एक गुड्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूपी में जैसे मान लीजिए आप सब्जी है कोई भिंडी, उससे भिंडी बोलते हैं। यूपी दिल्ली में भिंडी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसे ओबरा भी बोलते हैं, कहीं तोड़ई भी बोलते हैं। तो इसका एक यूनिक नेम हो, जीएसटी में से एक की नाम से जाना जाए, तो उसके लिए इसकी कोडिंग करी गई है। ये कोडिंग कस्टम वालों ने, इंटरनेशनल बॉडी है सीएसओ, सेंट्रल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने करी है इन 1988।
HSN कोड को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में डेवलप किया है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल बॉडी है उसने HSN कोड को डेवलप किया है। ये GST के आने से पहले ही डेवलप हो गया था बेटे। GST तो अभी 2017 में आया है और ये 1988 में ही वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, इंडिया ने नहीं, एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप किया है। और SSC को हमारे CBEC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने, जिसका कि नाम अभी CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ने डेवलप किया है। SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड और HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें HSN के द्वारा गुड्स को क्लासीफाई किया गया है और SSC के द्वारा सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई का क्या मीनिंग होगा। सप्लाई हमारे लिए GST में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो GST में सप्लाई को सेक्शन 7 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 7 में कैसे डिफ़ाइन किया गया बेटे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। GST में सेक्शन 7 में सप्लाई को डिफ़ाइन किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई। और सप्लाई को जो डिफिनेशन है वह इंक्लूसिव डिफिनेशन है बेटे, इलस्ट्रेटिव डिफिनेशन है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। सप्लाई की जो डिफिनेशन है वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। मतलब सप्लाई का मतलब ये बातें जो लिखी हुई है वो हैं। तो सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 का 2 पार्ट है, 7(1) एंड 7(2), और तीसरा पार्ट है जो रिसेंट अमेंडमेंट है 7(1)A। तो 7(1) सप्लाई को इंक्लूड करता है, सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आएगा वो बताता है, और 7(2) बताता है से आउट ऑफ स्कोप क्या होगा, सप्लाई के दायरे में जो नहीं आएगा उसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 7 क्या डिफाइन करता है बेटे, सेक्शन 7 सप्लाई को बताता है, सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, सप्लाई में क्या मान के चलेंगे। 7(1) सप्लाई के स्कोप को बताता है, 7(2) सप्लाई के स्कोप में क्या क्या नहीं आएगा उसको बताता है, और तीसरा पार्ट जो है 7(1)A वो बताता है कि कौन से गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। मतलब ये जो सप्लाई करेंगे ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सर ये गुड्स और सर्विस को अलग अलग करना ज़रूरी है क्या? हाँ बेटे, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि GST में गुड्स का अलग ट्रीटमेंट है, सर्विस का अलग ट्रीटमेंट है। बिकॉज दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होती है, फिर उसका रेट भी अलग अलग होता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग होता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, गुड्स कौन होगा और सर्विस। ये भी कुछ ही लिस्ट है बेटे, जहाँ जहाँ पुराने लॉ में दिक्कत आती थी, डिस्प्यूट था, उन डिस्प्यूट को GST में दूर करने की कोशिश की गई है। GST के आने से पहले ये बहुत ही डिस्प्यूट होता था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या बोथ है। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सॉफ्टवेयर के सर्विस पे सप्लाई पे GST भी लगता था, वैट भी लगता था। तो इन दुविधाओं को, इन डिस्प्यूट को दूर करने की कोशिश की गई है GST लॉ में। तो ये बताता है 7(1)A। तो सप्लाई को 3 पार्ट में हम चर्चा करेंगे। 7(1) सप्लाई में क्या क्या शामिल होगा, 7(2) सप्लाई के स्कोप से
क्या बाहर होके चलेगा, और 7(1)(a) वो बेसिकली डिफाइन करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। यहाँ तक क्लियर है? चल सकते हैं? यस सर। बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। 7(1)(a) में 3 पार्ट हैं, 7(1)(a), B और C। 7(1) का 3 पार्ट है, सप्लाई में क्या क्या शामिल करेंगे। 7(1)(a), B, C। 7(1)(a) बताता है कि सप्लाई के सारे फॉर्म को कवर करेंगे, जैसे सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, मतलब जितने तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं, जो जो फॉर्म हो सकता है वो 7(1)(a) बताता है। और ये जो लिस्ट है बेटे, ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो 7(1)(a) बताता है कि सप्लाई जब सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, वाटर, एक्सचेंज, डिस्पोजल करेंगे तो वो सप्लाई होगा। और उसके लिए कंडीशन क्या है, वो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाना चाहिए और फॉर कंसिडरेशन हो। बिजनेस पर्पस का क्या मतलब बेटे, सप्लाई उस चीज़ में आप बिजनेस करते हो, उस चीज़ में आप डील करते हो। जैसे कि आपने अपने कोई इंडिविजुअल है, अपना पुराना स्कूटर बेचता है, तो उस पर GST लेवी नहीं होगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल का, मान लो कोई सैलरीड पर्सन है, अपना पुराना स्कूटर बेचता है, तो पुराने स्कूटर का बेचना, उस पर GST लेवी नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट सप्लाई, बिकॉज इट इज इन द नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वह उसका बिजनेस नहीं, उस इंडिविजुअल का स्कूटर बेचना बिजनेस नहीं है। पर वही स्कूटर अगर कोई स्कूटर डीलर बेचता है, तो पुराना भी बेचता है, तो वो सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज यह स्कूटर डीलर का वो बिजनेस है। तो इस 7(1)(a) में आने के लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें बेटे, 7(1)(a) में आने के लिए सप्लाई का होना ज़रूरी है। और सप्लाई किस लिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। और सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब मनी, या मनी में भी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, मतलब काइंड में भी हो सकता है, या दोनों मिला के भी हो सकता है। और 7(1)(a) के बाद 7(1)(c) पढ़ेंगे बेटे। 7(1)(c) कहता है कि ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा और विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो भी हम इसे सप्लाई मान लेंगे। 7(1)(a) की खूबसूरती है बेटे, ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई को कवर करता है। जितने भी तरीके से आप माल खरीद बेच सकते हैं, जैसे सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, सभी को कवर करता है। उसकी 2 कंडीशन है, बिजनेस पर्पस के लिए हो प्लस कंसिडरेशन हो। और 7(1)(c) की जो कहता है वो बिजनेस के लिए हो और कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चल जाएगा काम। तो विदाउट कंसिडरेशन भी हम अगर माल बेचते हैं तो वो 7(1)(c) में सप्लाई माना जाएगा। और ऐसी मुख्यतः 4 एक्टिविटी हैं जिनको कि शेड्यूल 1 में लिख के बता दिया गया। इन 4 एक्टिविटीज़ पे बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लेंगे, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 7(1)(a) में सप्लाई तभी होगी जब उस पर बिजनेस पर्पस के लिए हो और कंसिडरेशन हो। 7(1)(c) में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगी अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो। ए और सी के अलावा एक तीसरा क्लाउज है बेटे, क्लाउज बी। क्लाउज बी ये कहता है कि अगर किसी सर्विस का आप इंपोर्ट करते हैं, सर्विस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, गुड्स के लिए नहीं है। अगर आप किसी सर्विस का इंपोर्ट करते हैं, अगर आप किसी सर्विस का इंपोर्ट करते हैं तो आपको GST देना पड़ेगा, अगर वो विथ कंसिडरेशन है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन
import of service for consideration अगर करते हैं मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, देन इट इज सप्लाई। बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस के लिए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर 7(1)(b इज it should be for कंसिडरेशन है तभी ये सप्लाई होगी, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगी। तो 7(1)(b में सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो ये सप्लाई होगी। सर अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ तो क्या उस पर सप्लाई नहीं होगा? बेटे ऐसा नहीं है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी करते हैं तो भी वो सप्लाई होगा, वो 7(1)(a) में कवर्ड होगा। ठीक है, इस पे IGST लगेगा, इंपोर्ट करने पे IGST लगेगा, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी GST लगेगा, वो यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है, ये केवल यहाँ पे सर्विस के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे GST नहीं लगेगा, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे भी GST लगेगा, वो 7(1)(a) में कवर्ड है। यहाँ तक क्लियर। 7(1)(b) में बेटे केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर्ड है, वो भी विथ कंसिडरेशन हो। विदाउट कंसिडरेशन अगर हो तो 7(1)(c) में कवर्ड है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो 7(1)(c) में कवर्ड है, 7(1)(b) में विथ कंसिडरेशन है। यहाँ तक क्लियर है? चल सकते हैं आगे। तो 7(1)(a) में हमने देखा क्या क्या कवर हो गया। 7(1)(a) में बेसिकली 3 बातें कवर हुई, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). 7(1)(a) में बिजनेस और कंसिडरेशन दो कंडीशन है। 7(1)(c) के लिए एक कंडीशन है, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है तो भी चलेगा। और 7(1)(b) के लिए है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए और इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। गुड्स यहाँ कवर नहीं है, गुड्स सेपरेटली डील किया गया है। गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर IGST लगता है अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1962। ठीक है, लेवी तो IGST से होता है, GST के थ्रू ही लेवी होता है, पर जो कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन वाला पार्ट वो कस्टम के थ्रू होता है। जब आप किसी गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो उस पर BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST दोनों लगता है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सर्विसेज के इंपोर्ट पे IGST, नो कस्टम ड्यूटी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे GST लगेगा तो हाँ लगेगा, अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1962 रेड विथ सेक्शन 5 ऑफ IGST। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे सेक्शन 7(1) CGST, 7(1)(b) में GST लगे। यहाँ तक क्लियर है? 7(1) क्लियर है? 7(2) बताता है सप्लाई के स्कोप से हम क्या क्या बाहर लेके चलेंगे, सप्लाई के स्कोप में कौन कौन सी बातें हम कवर नहीं करेंगे। तो इसका 2 पार्ट है, 7(1)(a) और 7(1)(b). 7(1)(a) में शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 जिसमें लिख के बताया गया है टोटल 8 आइटम हैं जिनको कि सप्लाई के स्कोप से बाहर लेकर चले। जैसे आप किसी लैंड का सप्लाई करते हैं
तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, बट जीएसटी इस पर देना नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर शेड्यूल 3। तो 712 सेक्शन 7(2) रेड विथ शेड्यूल 3 लैंड इज आउट ऑफ स्कोप। ऐसे ही टोटल 8 ट्रांजेक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा पार्ट है 7(2)B, जिसमें कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई होगा। वैसे तो गवर्नमेंट की सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के मीनिंग में कवर्ड है। बिजनेस को सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। बिजनेस के मीनिंग में ये कवर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सारी ट्रांजेक्शन को कवर किया गया। इट इज़ कवर्ड अंडर बिजनेस, चाहे ये कॉमर्शियल हो या पब्लिक अथॉरिटी के रूप में हो। पब्लिक अथॉरिटी के रूप में कहने का यह मतलब है बेटे, गवर्नमेंट के पास ये दायित्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि कुछ काम बिना पैसे करे, कुछ काम पैसे के लेके करे। पैसे लेकर जैसे रेल है, पोस्टल सर्विसेज है, एयर सर्विसेज है, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज। पब्लिक अथॉरिटी के रूप में जैसे रोड बनाना हो, पार्क मेंटेन करना हो, हॉस्पिटल चलाना हो, तो ये सब पब्लिक अथॉरिटी के रूप में करना पड़ता है। फ्री एजुकेशन देना हो, तो दीज आर पब्लिक अथॉरिटी के रूप में उनकी सर्विसेज है। तो सारी जो पब्लिक अथॉरिटी की सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो या लोकल अथॉरिटी की, सारी पब्लिक अथॉरिटी वाली सर्विसेज जो है वो आउट ऑफ स्कोप नहीं है। केवल उसमें से कुछ एक एक्टिविटी हैं जो कि आउट ऑफ स्कोप होगी। वो कौन सी पब्लिक अथॉरिटी की सर्विसेज आउट ऑफ स्कोप मान के चलेंगे, उसे भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बताया है विद द अप्रूवल ऑफ जीएसटी काउंसिल। वो 2 एक्टिविटी है बेटे, म्यूनिसिपल फंक्शन और पंचायत फंक्शन। म्यूनिसिपल फंक्शन और पंचायत फंक्शन, यही 2 एक्टिविटी है जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। बाकी गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी सप्लाई का स्कोप में मान के चलेंगे। म्यूनिसिपल फंक्शन 243W, आर्टिकल 243W है कॉन्स्टिट्यूशन का, जीएसटी का नहीं बेटे, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो संविधान है उसका। ये 243G में डिफाइन किया गया है। तो केवल इन्हीं 2 एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं देना है, बाकी सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट की देना पड़ेगा। इसे ध्यान से सुन ले बेटे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकार भी कह रहे हैं कि हम जीएसटी देंगे, पर 2 काम ऐसे हैं जिन पे उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। वो 2 काम हैं, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे म्यूनिसिपल फंक्शन या पंचायत फंक्शन देते हैं तो उस पर जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा शेड्यूल 3 जो है उस पर 8 एक्टिविटी है जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, शेड्यूल 3 में और नोटिफाइड सर्विसेज में जो बेसिक डिफरेंस है, ये जो शेड्यूल 3 है और ये नोटिफाइड सर्विसेज जो है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइडिया है आप लोगों को? इन दोनों ये जो बेटे है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 जो एप्लीकेबल है वो सभी पे एप्लीकेबल है, वो आम जनता के लिए है। आप जब आप डील बिजनेस करेंगे तो उनके लिए शेड्यूल 3 है। और ये जो बी है ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के ट्रांजैक्शन के लिए, ये सभी के ट्रांजैक्शन के लिए। ये कोई इंडिविजुअल करे, एचयूएफ करे या कोई भी करे या गवर्नमेंट करे,
दोनों दोनों के लिए है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। और ये जो 7B है, 7(2)(b) वो केवल गवर्नमेंट के लिए। तो 7(2)(a) और 7(2)(b) इट इज़ फॉर ऑल, इट इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने समझा कि सप्लाई का क्या मतलब है, सप्लाई के मीनिंग में क्या क्या होगा। तो 7(1)(a) जो सप्लाई का मीनिंग बताता है, सप्लाई में ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई है। 7(1)(a) में सारी सप्लाई कवर्ड है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो। और 7(1) जो डिफाइन करता है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूड्स है। 7(1) जो सप्लाई को डिफाइन करता है वो इस तरह डिफाइन करता है, सप्लाई इंक्लूड्स। इसका क्या मतलब है, ये इलस्ट्रेटिव डिफिनेशन है। ये सारी बातें जो इन्होंने ये लिख के बता दी है, ये 8 बातें तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी जो ये यहाँ नई बात है, इसके अलावा भी कोई सप्लाई होता है, ये कोई ट्रांजेक्शन होता है, किसी और फॉर्म में ट्रांजेक्शन होता है, तो भी उसे हम सप्लाई मान के चलेंगे। जो स्पेशली वो लिख के बताया गया है वो ये 8 ट्रांजेक्शन है। सेल में क्या होता है बेटे, ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, टाइटल ट्रांसफ़र होता है, तब वो उसे सेल मानते हैं। ट्रांसफ़र में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली गुड्स का ही होगा, तो उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। बार्टर में पेन के बदले में कॉपी ले लिया, एक सामान के बदले में दूसरे सामान ले लिया, तो उसे बार्टर बोलेंगे। एक्सचेंज के बदले, एक्सचेंज क्या होता है कि मोबाइल दो, पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल ले लिया, प्लस कुछ पैसे दिए, उसे एक्सचेंज बोलेंगे। लाइसेंस क्या होता है बेटे, ये राइट टू यूज होता है। ये जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब लेते हैं, इनका यूज करने का जो राइट मिलता है उसे हम लाइसेंसिंग कहते हैं। रेंटल क्या है, रेंटल तो कॉमन आप लोगों को पता है, जैसे कोई हाउस रेंट पे लेते हैं, किराए पे मकान देना, उसे हम रेंट कहते हैं। लीज क्या है, ये भी सिमिलर टू रेंटल है, पर लीज और रेंट में क्या डिफरेंस है, लीज लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो रेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉर्मली 11 मंथ के लिए होता है। लीज में दूसरा डिफरेंस ये है, और रेंटल में, लीज में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे लीज 2 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है, ऑपरेटिंग लीज इज जस्ट लाइक रेंटल एग्रीमेंट, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता। डिस्पोजल, अगर आप पुरानी सामान को बेच देते हैं, जैसे आपने पुराने न्यूज़पेपर बेच देते हैं या पुराना कचरा किसी फैक्ट्री का बेच देते हैं, स्क्रैप बेचते हैं, तो भी उस पर आपको GST देना पड़ता है। नॉट फॉर इंडिविजुअल, अगर बिजनेस कोर्स में अगर है सब बेचते हैं, अगर पुराने गाड़ी किसी कार डीलर ने बेचा तो वो सप्लाई माना जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमने पुराने रद्दी अखबार बेच दिया, तो इट इज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, माना जाएगा। ऐसा डिफाइन किया गया है। 2 वंस बिजनेस पर्पस में कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी भी की जाती है जो कि उसका मेन बिजनेस नहीं है। जैसे मान लो हमारा कोचिंग का बिजनेस है और कोचिंग के बिजनेस में हमने पुराने कुर्सी टेबल या फिर रद्दी अखबार भी बेचा, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर GST पे करना है। तो सप्लाई में ये सारी बातें कवर होगी। तो सप्लाई इंक्लूड्स सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, डिस्पोजल बाय एनी पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर कोई सैलरी क्लास एम्प्लॉय
अपने पुराने स्कूटर को बेचता है, या घर में आप अपने पुराने न्यूज़पेपर को बेचते हैं, या कोई हाउस होल्ड लेडी अपने पुराने ज्वेलरी को बेचती है, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड सप्लाई, बिकॉज वो उनका बिजनेस नहीं है। बट अगर यही जो ज्वेलरी शॉप वाला पुराना ज्वेलरी खरीदता या बेचता है, दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई, बिकॉज यह उसका बिजनेस है, ये उनके बिजनेस का कोर्स में किया गया। तो सप्लाई होने के लिए सेल परचेज ट्रांसफ़र होना चाहिए बाय एनी पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि कुछ पैसे या काइंड में लेके, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी लेके सप्लाई होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कुछ केसेस ऐसे शेड्यूल 1 में कवर किया गया जिनमें बिना पैसे के भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे सप्लाई मानेंगे। बट 7(1)(a) के लिए सप्लाई होने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन जो होगा वह मॉनेटरी होगा या नॉन मॉनेटरी होगा, वो डायरेक्टली आपसे मिल जाए या किसी थर्ड पार्टी से मिल जाए, दोनों से चलेगा, ठीक है। और सप्लाई किसका होना चाहिए? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। गुड्स क्या है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कलम, कॉपी, पेन, पेंसिल। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी गुड्स के डिफिनेशन से बाहर है। और सर्विसेज को डिफाइन किया गया, सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स आर सर्विसेज एक्सेप्ट मनी और सिक्योरिटी। तो मनी और सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड सप्लाई। मनी में बैंक में पैसे डिपॉजिट करना, इट इज़ नॉट कॉल्ड सप्लाई। या बैंक वाले आपको लोन देता है तो दिस इज़ नॉट सप्लाई। तो मनी का यूज करना सप्लाई नहीं है, बिकॉज मनी इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। सिमिलरली सिक्योरिटी भी आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। अगर किसी शेयर का खरीद बिक्री करते हैं तो इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। तो मनी एंड सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। बट वही बैंक से लोन लेने के लिए अगर बैंक वाला प्रोसेसिंग फ़ी लेता है या इंटरेस्ट चार्ज करता है, लोन देने के लिए इंटरेस्ट लेगा ना, तो इट इज सप्लाई। प्रोसेसिंग फ़ी सप्लाई है, इंटरेस्ट चार्ज करना सप्लाई है। ऑल दो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, पर प्रोसेसिंग फ़ी पे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग फ़ी, बैंक द्वारा प्रोसेसिंग फ़ी लेना, उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है क्योंकि इट इज सप्लाई। इंटरेस्ट चार्ज करता है बिकॉज इट इज सप्लाई ऑल्दो इट इज एग्जम्प्ट। तो जीएसटी इज ए गुड्स, जीएसटी इज ए सप्लाई, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो और कंसिडरेशन लेकर किया गया। 7(1)(a) में ये बातें लिखी गई है। 7(1)(b) के बारे में बेटे अब हम चर्चा कर लेते हैं। 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप इंपोर्ट करते हैं